स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास थे कि सबसे दूर हो गए। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई अपनी याद, पल वो जो बस अपने थे। रजनी चुपचाप अंदर कमरे में आई और आकर माँ के पास चुपचाप सो गई। दोनों हाथों से कस के चादर को पकड़ लिया। नींद तो आ नहीं रही थी, नींद आने का तो एक बहाना था कि खुली आंखों से कल के वो सुनहरे सपने जो देख रही थी, हल्का सा बस मुस्कुराना चाहती थी। ये मुस्कुराहट बार बार एक हंसी में बदल जाती थी कि पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, कब जल्दी से वो उठी, आंखों पर छींटे मारे और सीधा छत की तरफ दौड़ती हुई चली गई। सामने ही रमन का घर था। सुबह के 7:15 जो बज रहे थे। 8 बजे गाड़ी थी शहर जाने के लिए। पता नहीं मैं लेट तो नहीं हो गई, कहीं रमन निकल तो नहीं गया, उठने में मुझे देरी तो नहीं हो गई कि तभी काका सामने से जल्दबाजी में रिक्शे से उतरते हैं और आवाज़ लगाते हैं, रमन बेटा जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 8 बजे की गाड़ी है, छूट जाएगी, जल्दी करो, देर हो रही है, बस जल्दी से सामान रखो, मैं रिक्शा लेकर आ गया हूँ। और रमन अंदर से तेज कदमों से पीछे पीछे उसकी माँ भी आ रही थी। अरे बेटा ध्यान से रखो सारा सामान, आराम से, धीरे धीरे। हल्के क्रीम कलर की कमीज पहनी हुई, ब्लैक पैंट और दोनों कानों पर भारी कलमे, सादे संभले से बाल और गेहुआ रंग। सच, अभी तो डॉक्टरी में दाखिला ही लिया था, कल जब तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो कितने सुंदर लगोगे ना, वो सफ़ेद कोट पहनकर। कि दीवार के कोने से झांकती हुई रजनी रमन को देख रही थी और रमन भी माँ बाप से छुप छुप कर अपने बालों को ठीक करने के बहाने रजनी की ओर देख लेता और आंखों से उसे अलविदा कह रहा था। रमन का रिक्शा तो स्टेशन की ओर चला जा रहा था, पर रजनी की आंखों में उसके प्यार की वो यादें बहने लगी थी कि अब वो कितनी अकेली रह जाएगी और कितनी उदास सी हो जाएगी। आज उसका प्यार उसके लिए 5 साल दूर और दूर शहर की ओर जा रहा है, डॉक्टर बनने की तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो आने वाला कल होगा, जो उनका भविष्य होगा, कितना सुनहरा, कितना खूबसूरत होगा। कि अभी आवाज आती है माँ की, रजनी उठो बेटा, उठने में देर क्यों कर रही हो, बाबा तैयार हो गए हैं, तुम्हें भी दाखिले के लिए जाना है, रजनी उठो, देर तो नहीं हो गई है। कि रजनी दौड़ते हुए तेज कदमों से घर की ओर नीचे जाती, हाँ माँ, हाँ मैं तैयार हो रही हूँ माँ, बस मैं तैयार हो रही हूँ। रजनी ने 12वीं के इम्तिहान में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। बाबा का शुरू से ही सपना था अपनी बिटिया को, अपनी लाडो रानी को एक बड़ी डॉक्टर बनते हुए देखने का। ताऊ जी से जैसे तैसे कह सुनकर उनके हाथ जोड़कर अपने हिस्से की ज़मीन तो ले ली थी गांव वाली, अब उसे बेचकर रजनी की फीस जमा करनी थी। कि रजनी जल्दी जल्दी तैयार होती है और पिताजी भी बिल्कुल तैयार हैं। आज रजनी का डॉक्टरी में एडमिशन जो कराना है और लाडो रानी एक दिन बड़ी डॉक्टरनी बनकर अपनी माँ और बाबा का इलाज भी तो करेगी। कि बाबा आवाज़ लगाते हैं उसकी माँ को, रजनी की माँ शकुंतला, अरे वो जो थैला था उसे लेकर आओ भाई, पैसे वाला, फीस वाला लेकर आओ, वैसे ही इतनी देर हो रही है। इतने में माँ अंदर जाती है और कुछ देर बाद एक चीख की आवाज़ आती है। बाबा दौड़ते दौड़ते अंदर की तरफ जाते हैं। क्या हुआ रजनी की माँ, क्या हुआ? रजनी के बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ही कल ये मैंने खुद रखा था, इसी संदूक में मैंने वो थैला रखा था पैसों वाला, अब नहीं है बाबा, रजनी के बाबा अब यहाँ नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं है। अरे इधर उधर देखो, कहीं रख के भूल गई होंगी, कहीं और रखा होगा। नहीं रजनी के बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद संदूक बंद किया था, चाबी भी अपनी तकिए के नीचे ही रखी थी, लेकिन अब वो थैला नहीं है। माँ और बाबा पूरा कमरा उथल पुथल कर रहे थे, लेकिन पैसों का वो थैला कहीं नहीं मिल रहा था। माँ बाबा का रो रो कर बुरा हाल था। रजनी दोनों को चुप करा रही थी। कोई बात नहीं माँ, कोई नहीं, मैं कोई कुछ और दाखिला ले लूँगी, आप चुप हो जाओ, न जाने कहाँ गए वो पैसे, चुप हो जाओ माँ, दिल पर मत लो। यहाँ दिन ब दिन रमन के दोस्त, अब राजेश का भी फ़ोन आता है। राजेश रजनी के पास अपना फ़ोन लेकर आता है और बताता है कि रमन को हॉस्टल में अपना कमरा भी मिल गया है, अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और
कल इसी समय वो मेरे मोबाइल पर फ़ोन करेगा, मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगा। और रमन समय मिलते ही राजेश के फ़ोन पर फ़ोन करता था और रजनी से बातें किया करता था। यहाँ रजनी ने बीएससी में गांव के पास ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। 2 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। रजनी कॉलेज में अव्वल आती रही, हर साल परीक्षा उत्तीर्ण करती रही, पास होती रही। कि माँ और बाबा जब भी उससे शादी की बात करते, रजनी बात कहकर टाल देती, नहीं नहीं, अभी अभी मुझे आगे पढ़ना है माँ, बाबा मुझे भी आगे पढ़ना है, बस यही थोड़ी होता है कि बेटियों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी। मुझे भी आगे पढ़ना है और मैं अभी नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। कि धीरे धीरे माँ और बाबा भी अब वो दुख जैसे भूल चुके थे कि उनकी बेटी को भी तो डॉक्टर बनना था। समय कब पंख लगाकर यूं उड़ जाता है पता नहीं चलता। बस ये रमन की पढ़ाई का आखिरी साल था और रजनी पढ़कर आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ पास ही के एक सीनियर स्कूल में टीचर भी लग गई थी। समय बीतता गया, न जाने कब समय ने पंख लगाए और रजनी खुश होती। अब रमन का फ़ोन भी थोड़ा सा आना कम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, रजनी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। उसे खुशी होती थी कि वो अपनी पढ़ाई में इतना मशरूफ़ है। 5 साल यूं ही बीत गए। बचपन की मोहब्बत अब 7 फेरों में बदलने वाली है। ये 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अब हमारी शादी हो जाएगी। कि आज एक मैसेज रजनी के फ़ोन पर रमन के दोस्त राजेश का आता है कि तुम्हारे लिए रमन ने शहर से एक गिफ्ट भेजा है। आज रात को 9 बजे मेरे घर के पीछे आकर मुझसे मिलना, मैं वो गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा। कि रजनी मौका देख आज रात राजेश से मिलने उसके घर की ओर जाती है। जाते जाते माँ बाबा के कमरे की ओर जाती है, उनकी लाइट बंद कर देती है कमरे की और जाते जाते दरवाज़ा भी फेर देती है कि अचानक यूं ही रजनी का दुपट्टा दरवाजे के कोने में फंस जाता है और कमरे में जैसे गिरने की एक आवाज़ से सुनाई देती है और इलझे दुपट्टे से रजनी खुद को संभाल रही थी, गिरते गिरते बचती है कि अंदर से माँ की आवाज़ आती है, बिटिया क्या हुआ, क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे पड़ गया था। अरे ध्यान से बिटिया, ठोकर ना खाना, ध्यान से बिटिया, ध्यान से रहो। हाँ, और माँ का चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बंद कर रजनी घर से बाहर राजेश के घर की ओर चल देती है। वहां राजेश पहले से ही बाहर खड़ा रजनी का इंतजार कर रहा था। रजनी हंसते हुए पूछती है, क्या भेजा है तुम्हारे दोस्त ने शहर से मेरे लिए? और रजनी अभी बात ही कर रही थी कि राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये तमीज होती है शरीफ घर की लड़कियों की, रात को इस तरह से लड़कों से मिलने के लिए यूं पीछे आती हैं। रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि राजेश राजेश क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ तुम, ये तुम्हारी तमीज है? तुम शरीफ घर की लड़की हो, टीचर हो, ये संस्कार देती हो तुम अपने स्कूल में बच्चों को? ये क्या सब तुमने क्या लगा रखा है? क्यों धमकी देती हो बार बार मुझे? और आसपास के घरों की बत्तियां जलने लगती हैं। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखो काका, देखो बाबा, इस लड़की ने मेरे को परेशान कर रखा है और आए दिन मुझे धमकी देती कि तुम्हें बदनाम कर दूंगा। आज देखो, मैं अगर इससे ना मिलने आता तो ये मुझे बदनाम कर देती और मुझे धमकी देती थी इस तरह से मुझे मिलने आने के लिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। रजनी आंसुओं से और पसीने से भीग रही थी कि अगले दिन आज गांव में पंचायत बैठनी थी। पंचायत का फैसला आता है कि जल्द से जल्द तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसके रजनी के पिता को ये आदेश मिलता है और अपनी बेटी को कहीं और ले जाओ, अपने हिसाब किताब से कहीं देखकर इसकी शादी भी कर दो। रजनी के पिता हाथ जोड़कर पंचों से कुछ समय गांव में ही रहने की मोहलत और मांग लेते हैं कि जैसे ही इंतजाम होता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और रजनी हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी बेगुनाही बता रही थी, लेकिन सब यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या काम था जो तुम वहाँ उस लड़के के घर के पीछे खड़ी थी, तुम वहाँ क्यों गई थी? ये तो अच्छा हुआ ये शरीफ लड़का है, वरना ना जाने क्या से क्या हो जाता। रजनी के बाबा सर झुकाए पंचों के गाँव के सामने रो रो कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन समय ऐसा था, वाकया ऐसा था कि गांव वाले कुछ मानने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ रजनी रमन को फोन करके सारी बात बताती है, हर बात का घटना बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारे दोस्त राजेश ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। और रमेश की बात सारी उसको रमन को बताती है, लेकिन रमन
ये कहकर फ़ोन काट देता है कि अभी मैं कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। एक हफ्ता बीत चला जाता है, ना तो बाबा ही कुछ बात कर रहे थे, ना माँ कुछ बात कर रही थी, ना रमन का पता था, कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। रजनी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। एक हफ्ते बाद रजनी यूं ही अपने कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक से बाहर रमन के माँ की आने की आवाज़ आती है। काकी, रमन की माँ, हो सकता है रमन ने कुछ समझाकर काकी को यहाँ भेजा हो। रजनी खिड़की से बाहर झांकती है और ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है कि रमन की माँ कह रही होती है, बस रजनी की माँ क्या बताएं, कोई बात नहीं शकुंतला बहन, हो जाता है, बच्चों से गलती हो जाती है। देखो हमने इतने सालों त्योहार दुख सुख सब साथ साथ ही तो झेले हैं, तो सोचा जाते जाते एक आखिरी बार क्यों ना तुमसे मिल लूं। रमन के शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है ना, बड़े अस्पताल में। बड़े डॉक्टर साहब ने उसकी बहुत मदद की है और उन्हीं की बिटिया से रमन की शादी भी पक्की हो गई है। रमन ने शहर में बहुत बढ़िया घर ले लिया है और बड़े डॉक्टर साहब ने ही सारा इंतजाम कराया है। सच रमन, देखो कितना अच्छा है ना मेरा बेटा, शहर रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूला। उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैं रहूँगा तो अपने माता पिता के साथ ही रहूँगा, शहर में मैं उन्हें अपने साथ ही रखूँगा, उनसे अलग नहीं रहूँगा। सच में बहन, बस यही सोच रही थी कि एक बार जाते जाते तुमसे मिल आती। शादी का कार्ड भेजूंगी, सब लोग जरूर आना। और रजनी ये सब बातें एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुन रही थी। माँ अपने भाग्य को कोस रही थी कि देखो वो लड़का होकर शहर में पढ़कर भी अपनी मर्यादा अपने संस्कार नहीं भूला। रजनी चाहकर भी अपना माथा दीवार से नहीं मार सकती थी। उस रात अगर मैं अपनी फीस के पैसे चुरा कर रमन को ना देती तो उसे इतने बड़े अस्पताल के कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता, वो शहर कैसे जाता, वो बड़ा डॉक्टर कैसे बनता, अपने प्यार को आगे बढ़ता देखूं, ये मेरा सपना था, ये मेरा भविष्य था कि मैं उसके साथ अपना ऐसा सुनहरा भविष्य बिताऊं, रमन एक बड़ा डॉक्टर हो और मैं उसकी पत्नी कहलाऊं। लेकिन अब जैसे रजनी को धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा था और वो फोन उठाती है, रमन की दोस्त राजेश को फोन लगाती है और कहती है, राजेश फोन मत काटना, और सारी बात पूछती है। तब राजेश बताता है कि हाँ ये सच बात है, उस रात जो गिफ्ट देने के बहाने मैंने तुम्हें बुलाया था, ये किसी और का नहीं, खुद रमन का ही प्लान था। वो तुम्हें इस तरह से बुलाए, तुम्हारे परिवार को बदनाम करे, ताकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो अपने साथ ही पढ़ रही एक लड़की से प्यार करता था। इस तरह से यदि तुम्हारा परिवार बदनाम हो जाएगा, ना तो तुम्हारे पिता कहीं तुम्हारी शादी की इस गांव में बात कर पाएंगे और ना ही कोई और स्वीकार करेगा तुम्हारी शादी के लिए कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए। और रही बात पैसों की, जो उस रात तुमने पैसे चुराकर अपनी फीस के रमन को दिए थे, इतने सालों बाद रजनी, कौन तुम पर आज भरोसा करेगा। रजनी मेरी बात हमेशा याद रखना, कांच अगर टूट जाए ना तो वो उसे समेटा संभाला जा सकता है, लेकिन विश्वास और भरोसा एक बार टूट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था अनसुनी अनुराधा का एक अनसुना सा किस्सा। ऐसे और किस्से और हिस्से में आपके पास लेकर दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। अनसुनी अनुराधा।